नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहाना पुंज। तो सत्ता के बाद संगठन में भी शिकस्त मिल चुकी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में संगठन के गठन की कवायद जारी है। विधानसभा लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने संगठन के गठन में कांग्रेस को बुरी तरह से मात दे दी। बीजेपी ने जहां पर 60 संगठनात्मक जिलों में से 45 तो फाइनल कर दिए, 15 जिलों की लेकिन अभी खींचतान है जो चल रही है, इसे जल्द सुलझा भी लिया जाएगा। लंबे समय से सत्ता से बाहर कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की अगर माने तो क्या क्या प्रकोष्ठ या फिर विभाग में नए सिरे से नियुक्तियां हो पा रही हैं, जो दिख रहा है तो नहीं हो पा रही है। लेकिन बीजेपी जिला अध्यक्षों की सूची लगभग फाइनल हो चुकी है और इसी के तहत 4 साल से ज्यादा का समय वाले जो नए जिला अध्यक्ष हैं इनको रिपीट किया जाए ऐसा नहीं होगा। 4 से 5 ऐसी सीटें होंगी जिस पर महिलाओं को सीट दी जाएगी, उन्हें यानी कि जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा। अब इनमें शहरी जिलों की कमान भी महिलाओं के हाथ में दी जाती है, ये देखना होगा। संगठन ही उसकी नींव होता है, ये भी देखना होगा किसी भी पार्टी की, क्योंकि संगठन देखा जाए जितना ताकतवर होता है उतनी पार्टी ताकतवर जरूर होती है। लेकिन कैसे कांग्रेस इसमें शिकस्त हमेशा हासिल करती है वो जरूरी है, क्योंकि जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के 10 महीने बाद भी कार्यकारिणी बन पाई। जीतू पटवारी ने पहली कार्यकारिणी घोषित की तो कांग्रेस की गुटबाजी सतह पर दिखाई देने लगी। मजबूर होकर पटवारी को दोबारा से कार्यकारिणी जो है कह सकते हैं बनानी पड़ी। लेकिन एक दूसरे के ओर वार पलटवार हो रहा है, उससे पहले सुनते हैं क्या कुछ नेतागण कहते हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ जो भी निर्णय होते हैं वो सामूहिकता के साथ लिए जाते हैं, विचार विमर्श करके लिए जाते हैं, रीति नीति के तहत लिए जाते हैं। और जैसे ही ये निर्णय लिया जाएगा आप सबके समक्ष वो सूची होगी। बस एक ही चीज तय होती है भारतीय जनता पार्टी में कि यहाँ जो भी व्यक्तियों के नाम सामने आएंगे वो समृद्ध होंगे, सशक्त होंगे, सेवा भाव से भरपूर होंगे और जनता के विकास के लिए तत्पर होंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभा रही है और कांग्रेस पार्टी में हमें एक युवा ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष मिले जीतू पटवारी जी, हमारे विपक्ष के नेता मिले उमंग सिंघार जी, और आप चाहे विधानसभा में देखें हमारे नेता विपक्ष उमंग सिंघार जी ने जनता की आवाज को उठाया और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हमने उपचुनाव में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया। एक उपचुनाव हम जीते और एक उपचुनाव में हमें जनता ने जबरदस्त समर्थन दिया। तो चर्चा को चलिए आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ गुंजन चौक से बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, इसी के साथ केदार सिरोही कांग्रेस प्रवक्ता और राकेश शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ हैं भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा चूंकि बीजेपी से रहेगा, गुंजन जी, महिला होने के नाते हमेशा ये मन में आता है कि 33% आरक्षण हमें मिल रहा है हर जगह पर, तो क्या यहाँ पर भी देखने को मिलेगा आरक्षण? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके लिए महिलाओं को सम्मान ही है भारतीय जनता पार्टी का अभिमान। ये मूल मंत्र लेके चलने वाली सरकार है। और अगर महिलाओं को किस तरह आगे बढ़ाना है, समानता का अधिकार देना है, सशक्त बनाना है, समृद्ध बनाना है, स्वावलंबी बनाना है, इसके लिए जो भी निर्णय लेने चाहिए थे वो ये सरकार ले रही है। चाहे 33% आरक्षण की आप बात कर लें, चुनावों में मैं शुरुआत करना चाहती हूँ पंचायती चुनाव से, वहाँ 50% का आरक्षण महिलाओं के लिए देने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पंचायती चुनाव में जो आज निरंतर जारी है और महिलाओं को एक अधिकार दिया गया है राजनीति के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में बात कर लूं, 50% का आरक्षण दिया गया है। अगर मैं आपको और किसी भी क्षेत्र में बात कर लें, जिस तरह आप महिलाओं को जो आरक्षण देने का काम कर रही है, पुलिस के भर्ती में, शिक्षा के भर्ती में, ठीक है, बीजेपी इसमें सबसे आप क्या कह रही हैं कि हर जगह पर महिलाओं का सम्मान बीजेपी करती है। लेकिन गुंजन जी, मेरा सवाल है कि 60 सीटें 33% अगर हिसाब लगा ले 19-20 सीटें बैठती होंगी तो वो आरक्षण देखा जाएगा या 4-5 में ही सिमट जाएंगी महिलाएं? देखिए, ये सामूहिकता से निर्णय लेने की रणनीति जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। ये कांग्रेस नहीं है जहाँ पे बस एक किसी ने बोला और वो काम हुआ। यहाँ पे सामूहिकता से निर्णय लिया जाएगा और महिलाओं को जिस तरह आगे बढ़ा रहे हैं, मंडल अध्यक्ष में अभी आपने देखा जिस तरह महिलाओं को शामिल किया गया है, हर जगह एक मंडल अध्यक्ष के लिए महिलाओं को जिस तरह निर्धारित किए गए उनके नाम, ये दिखाता है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को देश की राजनीति में लाने के लिए, महिलाओं को
इक्वल राइट्स देने की जो बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मैं याद दिला दूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने देश के सर्वोच्च पद पर एक महिला को प्रेसिडेंट के तौर पर अगर नाम जिसने दिया था द्रौपदी मुर्मू जी का, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ महिलाओं को हमेशा समानता के अधिकार की बात करते हैं, बल्कि ऊपर उठ के बात करते हैं। आदिवासी पहली महिला, आदिवासी पहली महिला अगर कोई प्रेसिडेंट बनी है वो द्रौपदी मुर्मू जी बनी है। ये अगर किसी आदिवासी समाज को अधिकार दिलाने का काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। महिलाओं का आपने विधानसभा में भी जिस तरह देखा, लोकसभा चुनाव में आपने जिस तरह देखा, महिलाओं को जितने टिकट दिए गए ये उसको साबित किया गया। जुमलेबाजी का काम कांग्रेस ने किया है। कहते हैं महिलाओं के अधिकारों की बात, कांग्रेस की प्रवक्ता मैं समझ गई आपकी बात। आप कह रहे हैं कि भाई महिलाओं को हम लोग सम्मान देते हैं क्योंकि प्रतिभा पाटिल जी पहली राष्ट्रपति रही और उसके बाद आदिवासी महिलाओं में देखा जाए तो मुर्मू जी का नाम आया। आपका कहना है कि महिलाओं को हम आगे लेकर आ रहे हैं और हमारी पूरे तरीके से यही काम रहता है कि महिलाओं को सम्मान दे। ठीक है, लेकिन 33% वाली बात अभी भी फिर गोलमोल हो गई है। केदार जी आपसे सवाल है, संगठन बीजेपी पे बहुत सवाल उठाती है कांग्रेस, लेकिन एक बार भी अपना गिरेबान नहीं झांकती। अगर देखा जाए तो आपका संगठन मजबूत नहीं है, इतने सालों से आप इतनी करारी हार झेलते, एक बारी भी ऐसा नहीं हुआ आप सत्ता में आ पाए हो। संगठन में हमेशा कुछ ना कुछ कलह देखने को मिलता है। 2 बार कार्यकारिणी जीतू जी को बनवानी पड़ गई। देखिए इसको थोड़ा सा मैं विस्तृत में बताना चाहता हूँ। कांग्रेस एक बहुत मजबूत संगठन रहा, इसीलिए लंबे समय तक सत्ता में रहा है। देश की आजादी भी हमारे संगठन के द्वारा ही मिली है, बाकी के संगठनों से नहीं। वो तो अंग्रेजों के मुखबिर हुआ करते थे। हमारे जब आजादी की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, जी आजादी मध्य प्रदेश पे आते हैं, एक बार प्रेजेंट पे चलते हैं। वो 70 साल बहुत पुराना हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। देखिए वही मैं बता रहा हूँ 2 सेकंड में ही कि लंबा समय तक हम लोग सत्ता में रहे। इस बीच में जो ये दौर है ये हमारा संगठन का कमजोर दौर रहा था, परंतु अब वापस संगठन पे काम शुरू हो गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। देखिए दोनों पार्टियों का अलग अलग कल्चर है। देखिए वो जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसका कल्चर अलग है, उनका अपना थॉट प्रोसेस है, उनके यहाँ कंट्रोलिंग एजेंसीज अलग अलग है। भाई उनके आरएसएस कंट्रोल करता है, फिर भारतीय जनता पार्टी करती है, फिर संगठन करते हैं उनके आरएसएस के जो जिला मंत्री और वो अलग तरह के लोग होते हैं, उनका एक अलग पैटर्न। ठीक है, उनका अपने हिसाब से रहता है, भाई उनको अपनी पार्टी। हमारी पार्टी एक मास बेस्ड पार्टी है, हमारी पार्टी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से चलती है। तो वो उस स्तर से अभी हम लोग वापस अपने सारे संगठनों को मजबूत कर रहे हैं और अभी हमारे जो सारे सेकेंडरी संगठन है वो सब बढ़िया तरीके से अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। छात्रों का संगठन हो, यूथ का हो, फार्मर का हो, महिला का हो, जो तो अगर आपको लगता है कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं उसमें इतनी कमजोरी आप देख ही रहे हैं, शिकस्त पा ही रहे हैं, तो जिस तरह से भी बीजेपी काम कर रहा हो, चाहे वो दिल्ली से लेटर आ रहे हो, चाहे दिल्ली से नाम फाइनल आ रहे हो, तो आप लोगों को इतनी दिक्कत क्यों रहती है? क्योंकि आप जो भी प्लानिंग आप कर रहे हो उसमें तो शिकस्त लग रही है आपके हाथ। देखिए पॉलिटिकल शिकस्त लगना एक अलग विषय है, संगठनात्मक एक अलग विषय है। दोनों का हर चीज जीतने के लिए नहीं है। मतलब आप उस चीज को, चुनाव जीतना जरूरी है, आपको सरकार सत्ता चलाना है, पर संगठन का अपना एक रोल है। हमारे यहाँ एक डेमोक्रेसी की प्रोसेस है, वो उस प्रोसेस के तहत चल रहा है। अब समय बदलता जा रहा है, लोगों की सोच बदलती जा रही है, उस हिसाब से हम लोगों को भी थोड़ा सा अपडेट होना और उस मॉडल की तरफ जाने, उस पर हमारा हर बार मंथन हो रहा है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी प्रॉब्लम देखिए कहाँ आ रही है, इसको थोड़ा सा हम लोगों को गहराई से सोचना पड़ेगा। पहले हमारे यहाँ लोगों की सोच जो थी वो पॉलिटिकल थी। पॉलिटिकल मीन दैट कि हम सब लोग मुद्दों पर बात करते थे। अभी आज की तारीख में हमारे यहाँ मुद्दे है ही कहाँ? थोड़ा हमारे यहाँ समझना चाहेंगे, आपकी पार्टी में या प्रदेश में? हमारे यहाँ मतलब पूरे देश में ही कह लीजिए बहन, आपकी टीवी चैनल पे भी देख लीजिए। मैं अगर हिंदू मुसलमान पे नहीं आऊँ तो वो डिबेट ही नहीं है। नहीं सर, हमारी डिबेट देखिए ना, डिबेट देखिए ना, हम हिंदू मुसलमान के बिना कर रहे हैं, आपको बिना हिंदू मुसलमान करे हुए डिबेट पे बुलाया सर। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, आज की साइकोलॉजी उसी पे चल गई। बेरोजगारी पे कोई बात नहीं हो रही है, महंगाई पे कोई बात नहीं हो रही, फार्मर सुसाइड पे बात नहीं हो रही है, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। सर पहला सवाल ही मैंने गुंजन जी से महिला सम्मान पे किया है। उनको सवाल ही आपने देखा, मैंने पहले यही बोला 33% आरक्षण की बात करते हैं, इसमें 4 या 5 सीटें दे रहे हैं, महिलाओं के सम्मान की बात रखी है? नहीं बहन, इसमें देखिए आज जो अपराध हो रहा है, देखिए बहुत हमको पॉलिटिकली उसमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस की काम करनी। जैसे सरपंच महिला बन रही है, आप ही की रिपोर्ट्स पे देख लीजिए, सरपंच के जो पति होते हैं वो डिसीजन ले रहे हैं। तो हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के साथ साथ में उनको पावरफुल करना पड़ेगा।
उनकी जो क्षमताएं हैं उनको और बढ़ाना पड़ेगा। क्षमताएं हैं मतलब उनको थोड़ा सा स्ट्रीम करना पड़ेगा, उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने का, उनको ताकत देने का काम करना पड़ेगा। नहीं तो महिला सरपंच बन जाती है पर स्थिति गांव में क्या होती है, उनके पति चलाते हैं। तो ऐसा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नहीं देना चाहिए। आज हम पूरा वर्ल्ड जो आज 21वीं सदी की तरफ जा रहा है, आप बैठ के इतना अच्छा तरीके से बात पूछ रही है, बातें रख रही है, तो हमारे गांव की हमारी सरपंच भी रख सकती है, उसमें भी क्षमता है। तो उनकी क्षमताओं को पूरा उनको अधिकार देने की बात है। इन तमाम चीजों पे आज हम लोगों को बड़ा मंथन और बात करने की जरूरत है। जितना ज्यादा देखिए 50% आबादी है हमारी, अगर 50% आबादी वो डिसीजन मेकिंग में ना आए सर, तो मेरा सवाल अल्टीमेटली जो महिलाओं समाज पे का नहीं था, मेरा सवाल आपसे था कि आपके अंदर खाने इतनी कलह होती है, हाईकमान से अगर कोई निर्णय आ जाए फिर भी कलह देखने को मिलती है, आपके पार्टी में अंदरूनी इतनी ज्यादा लड़ाई रहती है, तो आप लोग कैसे, बीजेपी जो भी निर्णय लेती है, चाहे मुख्यमंत्री वाला आप लोग कहते हैं पर्ची वाला निर्णय हो, वो चुपचाप मान लेते हैं, तो आप उन लोगों पे ये सवाल कैसे उठा पाते हैं? देखिए दोनों का कल्चर अलग अलग है। वो कंट्रोल्ड बाय है, उनके यहाँ लीडरशिप नहीं है, उनके यहाँ एक संस्था है वो कंट्रोल करती है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी, देखिए डेमोक्रेसी में तो बातचीत रखेंगे ना, लड़ेंगे ना, आपने ए कहा मैं बी कहूंगा, उस पर चर्चा होनी चाहिए, यही तो डेमोक्रेसी है भाई। हमारा अपना एक संविधान है, हमारी एक अपनी सोच है और उस सोच में ये खुलापन रखा हुआ है। आज से नहीं, जिस दिन से कांग्रेस का गठन हुआ है हम तो जोरदार तरीके से लड़ते हैं। लड़ने का मतलब ये है कि जो भी चीज आए वो बेस्ट सामने आए, सबको आजादी है यहाँ। मतलब ये थोड़ी गुलामों की भर्ती थोड़ी करनी है, हम लोगों को लीडर पैदा करने हैं जो समाज को आगे ले जाने का काम करेंगे। अगर वो अपनी पार्टी में ही पक्ष ना रख पाए तो वो क्या पक्ष रखेंगे? तो इस चीज को आप लड़ाई कह सकती हैं, आपका आउटलुक है। हमारा ये मानना है कि ये डेमोक्रेसी की प्रोसेस है, उसमें अपनी अपनी बात मजबूती से रखते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी उसको अलग तरीके से दे देती है, कुछ मीडिया हाउस उसको अलग तरीके से दिखा देते हैं, पर इस पे तो मुझे लगता है कि मीडिया हाउस को बधाई देना चाहिए कि इस तरह की चर्चा होती है, आपस में एक दूसरे की बातें रखते हैं। अगर दोनों के मत अलग हैं तो उन मतों पर खुलकर चर्चा होती है कि किसमें फायदा है, किसमें नुकसान है। ये होना चाहिए। तो गुंजन जी क्या कहना चाहेंगे? वो कह रही है कि आपके पार्टी में जो है गुलाम है, एक सरदार है आपकी पार्टी में जो सारे फैसले लेता है और नीचे सारे गुलाम है जिन्हें वो सारे फैसले मानने पड़ते हैं, और उनकी पार्टी में डेमोक्रेटिकली सारे फैसले जो है रखे जाते हैं और सबका जो है, अब उनका अगर कोई उस पर होता है व्यक्तित्व, माफ कीजिएगा, अगर वो चाहते हैं कि अपना कुछ भी उसे पर्सपेक्टिव दे पाए तो वो दे पाएंगे। देखिए डेमोक्रेसी का मतलब शायद इनके प्रवक्ता जानते नहीं है। डेमोक्रेसी का क्या मतलब ये समझते हैं? ये वही पार्टी की डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह जी के परिवार से 8 लोगों को टिकट मिली थी, ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं? ये या उस डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि कमलनाथ जी जिस सीट पे इतने सालों से गढ़ अपना बनाकर बैठे हुए थे छिंदवाड़ा को, और उनके बेटे के नाम पर बस वो आगे बढ़ता जाए, उसे डेमोक्रेसी कहते हैं? या गांधी परिवार की जिस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी ये पार्टी से चलाए जा रहे हैं, ये उसे डेमोक्रेसी कहते हैं? पहले तो ये डेमोक्रेसी का असली मतलब बताएं। कांग्रेस पार्टी ने डेमोक्रेसी शब्द को जिस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश करते हुए परिवारवाद का जो ठप्पा लग रहा है इनके ऊपर, वो गलत नहीं लग रहा है। आज अगर हमारा पूरा भारतवर्ष या मैं पूरे मध्य प्रदेश की भी बात कर लूं सिर्फ, तो जिस तरीके से परिवारवाद इन्होंने चुना है, ये ही कांग्रेस की असली वजह है हार की, कि आज मध्य प्रदेश की जनता ने इन्हें निकाल फेंका है। क्योंकि जनता जनार्दन अब परिवारवाद नहीं चुनती है, अब वो विकासवाद चुन रही है, और विकासवाद की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मेरा सवाल था कि अपना पक्ष आपकी पार्टी में नहीं रख पा रहे हैं, उनका ये सवाल है आप लोगों से कि सब गुलाम की तरह काम करते हैं। देखिए वही तो मैंने कहा कि अगर जनता जनार्दन के लिए काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, उनकी योजनाएं लेकर आ रहे हैं, जन कल्याण कर रहे हैं, जन भावनाओं का आदर कर रहे हैं, तो उसे ये गुलामी कहते हैं? तो गुलामी से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर एक कार्यकर्ता उसको जो भी दायित्व दिया जाता है उसे वो एक दायित्व की तरह निभा रहा है। ये वो पार्टी है जहाँ तीसरी पंक्ति में बैठे हुए कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। ये वो पार्टी है जहाँ पे गरीब परिवार से आए हुए चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। ये वो पार्टी है जहाँ पे एक आदिवासी महिलाओं को सर्वोच्च पद पर बैठा दिया जाता है। ये वो पार्टी है जहाँ पे हर क्षेत्र, हर वर्ग की लोगों को दायित्व दिया जा रहा है कार्यकर्ता की तौर पर, जो उसे निभा रहा है, क्योंकि एक ही लक्ष्य सबका,
वो है जनता का कल्याण होना चाहिए, वो है भारत विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य लेके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सब लगे हुए हैं। केदार जी, गुंजन जी, केदार जी बार बार हंस रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, आपका लक्ष्य समझ गए। केदार जी कुछ आपको कहना चाहते हैं, हर 2 मिनट में उठा देते हैं हाथ, के बता दीजिए केदार जी क्यों इतनी देर आपको इंतजार करवाएं। कहने को कुछ इसलिए नहीं बचा है, मैं केदार जी एक याद दिला दूं, ये वो पार्टी के कार्यकर्ता केदार जी जहाँ पे कुर्सी मार, कुर्ता फाड़, जूता मार राजनीति हुई थी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में। ये वो पार्टी है जहाँ पे कांग्रेस के जिस तरह लाखों कार्यकर्ताओं ने पलायन किया था, ये उस पार्टी के हैं केदार जी, इसलिए इनके पास बोलने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है। केदार जी पहले अपने दामन में झांकिए और देखिए कि आपके नेताओं ने सिर्फ कुर्सी बचाने का काम किया है, अपने अपने बेटों को बचाने का काम किया है, देश बचाने का मैडम, काम पारिवारिक मुद्दों पर आए तो बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी बदल कर इधर से उधर चले जाते हैं। अगर बहुत पारिवारिक स्थिति में घुस जाएंगे तो बहुत सारे और नाम सामने आ जाएंगे। केदार जी क्या बोल रहे हैं आप? देखिए, गुंजन बहन को अपना गिरेबान देखना चाहिए, अपनी पार्टी का गिरेबान देखना चाहिए। ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। इनका जन्म हुआ अंग्रेजों के मुखबिर से, फिर ये राजाओं के गुलाम बने, राजाओं के लिए काम किया। आजाद भारत में किस तरीके से राजशाही डेवलप हो जाए, अभी कारपोरेट के लिए काम करें। ये हमारे इधर तो परिवार पे आरोप लगा देते हैं, अच्छी बात है, लगाना भी चाहिए, ये तो राजनीतिक दलों का एक तरीके से उनका काम है। ये बताइए, वो अमित शाह के बेटे के ऊपर बोलेंगे क्या? ये राजनाथ सिंह के बेटे पे बोलेंगे क्या? ये सिंधिया पे बोलेंगे क्या? ये जो कैलाश जोशी जी थे उनके बेटे के ऊपर बोलेंगे क्या? इन्होंने कितने राजा महाराजाओं को पहले टिकट दी जिनका कोई काम नहीं था, कितने परिवार के लोगों को इन्हें टिकट दी। आज इनकी पार्टी है वो हम दो और हमारे दो पे चल रही है। मोदी और अमित शाह जो चाहते हैं वही पूरे देश में हो रहा है। इनके यहाँ कहाँ डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी तो हमारे यहाँ है, आज भी हमारे यहाँ चर्चा होती है। इनके यहाँ जो ऊपर दिल्ली में जो शब्द बोला जाता है वही नीचे बोलना पड़ता है। अगर उस शब्द में थोड़ा भी उसका दूसरा शब्द बोल दिया तो तुरंत इनकी छुट्टी हो जाती। तो ये इनके यहाँ नहीं है। आज ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो बातें करने से कुछ भी नहीं होगा, उसको दिखाना पड़ेगा। संगठन की मजबूती पर अगर आ जाए तो क्या आपकी पार्टी ऐसा क्या कर रही है कि संगठन मजबूती, उनका संगठन इतना मजबूत रहता है? देख ले, जो मर्जी आप कह लो, गुलाम है, सरदार है, तमाम इल्जाम उनके ऊपर लगा लो। देखा जाए तो अगर उनकी पार्टी में एक हाई कमांड लेवल पर कोई बैठा हुआ है तो उसकी बात मानी जाती है, आपकी पार्टी में नहीं होता है वो चीज। देखिए, वो उनका अपना फार्मूला है, वो उस फार्मूले पर भी सक्सेस है। हमारा अपना फार्मूला था, हम मास बेस्ड पार्टी है, उससे हम लोग लंबे समय तक सक्सेस रहे, आगे भी हम लोग सक्सेस ले लेंगे। हमारा मास बेस का है, उस मास बेस पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी ही मास बेस पार्टी है, हमारे केडर बेस पार्टी नहीं है। आप उनकी पार्टी जो है वो केडर बेस है, कारपोरेट थीम पे चलती है। हम लोग जनता की आवाज पर चलने वाले लोग हैं। तो हमारा जो सिस्टम है पॉलिटिक्स का, हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी वो अलग है, वो उसको आप केडर बेस में नहीं मिला सकते और ना हम उस पर जाना चाहते। अच्छा। वो हमारी थॉट प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। जो हमारी थॉट प्रोसेस का हिस्सा है, हम उस पर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में उसके रिजल्ट आएंगे। अब बीजेपुर जो हम जीते हैं, आज मध्य प्रदेश में हमारी 65 जगह है। पर उनकी भी तो 163 है सर, उस पे अगर चले जाएं तो वो तो बहुत आगे है आपसे। उनकी 164 है बहन। हाँ। और एक बाप पार्टी की है। सब हमने हमारे मॉडल से ही जो जीता है बीजेपुर, हमारे ही मॉडल से हम लोगों ने जो 1.25 लाख की लीड थी उसको 10,000 पे लेके आए शिवराज जी के उसमें। तो ऐसा नहीं है कि हमारा संगठन है ही नहीं। नहीं, मैं नहीं कह रही है, नहीं, मैं कह रही हूँ कमजोर है। अभी उस पर काम करने की जगह विपक्ष पे पक्ष पे आप बहुत ध्यान देते हैं। काम हो रहा है संगठन पे, तो जितना भी काम करो उतना कम है। जितना भी करो उतना कम है। संगठन पे बहुत ज्यादा काम होने चाहिए। बहुत स्कोप है संगठन का, अनलिमिटेड है, इसकी कोई लिमिट नहीं। जैसे समुद्र है ना, इसी तरीके से संगठन है। जितना आप अंदर जाते जाओगे, जितना काम करते जाओगे, जितने ज्यादा लोगों को जोड़ते जाओगे। लेकिन कम हो रहा है। मुकेश सर हमारे साथ राकेश जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे जानना चाहेंगे सर, संगठन की मजबूती या फिर इस तरह की जो चर्चाएं होती हैं कि अगर एक शख्स ने बोल दिया तो अंदर खाने वो जो वाद विवाद होता है वो देखने को मिलता है, और यहाँ खींचतान जो है 2 नामों में रह गई है। राकेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए राकेश जी से दोबारा कोशिश करेंगे जुड़ने की। क्या कह रहे थे आप केदार जी कि आप कह रहे हैं कि हमारे जो संगठन है हम उस पर काम भी कर रहे हैं और ये तमाम चीजें देख भी रहे हैं, तभी जाकर हम इस तरह की जो देख रहे हैं सीटें हम जीत पा रहे हैं। गुंजन जी, आप क्या कहना चाहेंगी
कि वो लोग काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम लोग काम कर रहे हैं, अगर हमारे में कोई कमजोरी आप लोगों को दिख रही है तो काम करते करते हमने आपसे वो एक सीट जो है जीत ली है। गुंजन जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, राकेश जी जो कि हमारे साथ नहीं थे, अब दोबारा से हमारे साथ चर्चा में आगे जुड़ चुके हैं। राकेश जी, जानना चाहेंगे, बहुत मजबूत करना होता है संगठन को, तभी जाकर कुछ आप बड़े लेवल पे विधानसभा या फिर अगर देखा जाए तो इन लेवल पर जाकर आप चुनाव जीत पाते हैं, और वो चीजें संगठन से ही शुरुआत होती है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में देखा जाए तो 60 में से 45 का अगर नाम ले, उन्होंने पक्की सीटें कर भी ली हैं, महिलाओं को ज्यादा यहाँ पर मिला कुछ नहीं है, 4-5 सीटें करके साइड कर दिया गया। ये यहाँ पर चर्चा का विषय नहीं रहा। इसी के साथ अगर देख ले कांग्रेस में, अगर देखे तो कांग्रेस अपने आप इतनी कमजोर पार्टी है संगठन में, फिर भी बार बार उनको लगता है कि बीजेपी में ये बदलाव होने चाहिए। देखिए आना जी, राजनीतिक दलों के यदि संगठन यदि मजबूत नहीं होंगे और कमजोर होंगे तो निश्चित रूप से जमीनी धरातल पे उनकी पार्टी जो है एक जो परफॉर्मेंस दे पाती है, चाहे वो चुनावों की बात की जाए, चुनाव के अलावा यदि बात की जाए तो चुनावी सभाओं में भी उनका परफॉर्मेंस किस तरह का होता है ये उनके संगठन से पता चलता है। दरअसल यदि हम बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी में दोनों ही संगठनों में अलग अलग विभिन्नताएं हैं। अभी जैसे केदार जी कह रहे थे कि उनका जो संगठन है वो मास बेस है, तो वहीं बीजेपी का जो है कैडर बेस है। दरअसल क्या है कि लंबे समय से कांग्रेस को लेकर हम बात कर रहे हैं तो कांग्रेस सत्ता से बाहर है। कांग्रेस के जो कहा जाए निष्ठावान जो कार्यकर्ता थे, जिन्होंने कांग्रेस के लिए काफी लंबे समय तक काम करा, वो चूंकि अभी घर बैठे हुए थे। लेकिन यदि बात की जाए तो कांग्रेस में अभी भी ऐसे कार्यकर्ता हैं जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जब अध्यक्ष जब पीसीसी जीतू पटवारी कहीं जिले में जाते हैं तो उनका जो स्वागत है वो भी देखने लायक होता है। कल हम कुछ वीडियो देख रहे थे जिसमें उनका अच्छा सा स्वागत हो रहा था। तो मान सकते हैं कि कांग्रेस का यानी जो संगठन है वो मजबूत तो है, लेकिन उतना मजबूत नहीं है जितना वो सत्ताधारी। लेकिन वही बात केदार जी ने रखी भी कि अगर देखा जाए तो बीजेपी को हमने इस बार उपचुनाव में हरा दिया, तो क्या ये बात मान ले कि बीजेपी में भी कहीं वो जो लो पॉइंट है उनके संगठन में, या ये कह लीजिए कमजोरी है वो संगठन में, वो इस सीट से हम देख सकते हैं, आकलन कर सकते हैं कि शुरुआत हो चुकी है? देखिए आना जी, इसमें दो बातें हैं। विजयपुर को लेके बात की जाए तो विजयपुर लगभग 34 साल से कांग्रेस की झोली में थी। हाँ। और ये दूसरी ओर बात की जाए तो रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे और बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में जो वहां का जो कार्यकर्ता था, जो आम जनता थी, उसको मालूम था कि रामनिवास रावत यानी कांग्रेस, और उनको वहां की अधिकांश जो जनता थी वो आदिवासी थी, और क्या कह सकते हैं कि जो निचले तबके का जो वो है जनमानस था। दरअसल क्या है कि जो वहां पर जिस प्रकार का लूट फॉल जो है बीजेपी संगठन में देखने को मिला, उनका ये मानना था कि यदि यहाँ से रामनिवास रावत यदि एक बार बीजेपी के जो सीट से यदि जीत जाते हैं तो विजयपुर विधानसभा सीट पे नहीं, विजयपुर विधानसभा सीट में बीजेपी के लिए कोई और दावेदार सामने नहीं आ पाएगा। ऐसे जो लंबे समय तक जो बीजेपी के लिए जिन्होंने काम करा, 34 साल तक रामनिवास रावत से लड़े, क्योंकि रामनिवास रावत लंबे समय तक विधायक रहे कांग्रेस की ओर से। तो ऐसे में जो वहां का कार्यकर्ता था वो घर बैठ गया था, चुपचाप बैठ गया था, क्योंकि उसे मालूम था कि यदि हम एक बार रामनिवास रावत को जिता देंगे तो अगली बार फिर 2028 के चुनाव में भी जो है पार्टी एक बार फिर भेज देगी। तो संगठन वहां पे कमजोर हो गया। लेकिन बीजेपी कांग्रेस का था, वो कांग्रेस का एकजुट हो गया, क्योंकि कांग्रेस को मालूम था कि हमारी लड़ाई जो है रामनिवास रावत से है, क्योंकि उनकी लड़ाई बीजेपी से नहीं थी। क्योंकि रामनिवास रावत ने जिस प्रकार से कांग्रेस छोड़ के जो है बीजेपी का दामन थामा था, उससे जो है वहां की नाराजगी देखने को मिली थी, और संगठन वहां पर जो है कमजोर और मजबूत होता हुआ दिखाई दिया। कांग्रेस का मजबूत होता हुआ नजर आया, लेकिन बीजेपी का थोड़ा कमजोर रहा, क्योंकि उसको लेकर यदि बात की जाए हो सकती है। तो वहीं पर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए, तमाम चर्चाओं को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ फिर से वही सवाल आता है कि क्या संगठन जिस तरह से काम करता है और इनके लिए दिल्ली से वहां पर से कुछ नाम आ जाना, वो नाम इनके ऊपर थोपे जाना और आगे उस पर काम करना, तो क्या ये एक शुरुआत हो सकती है बीजेपी की कमजोरी की शुरुआत हो सकती है? क्योंकि ऐसा ही कुछ देखने को थोड़ा समय पहले कांग्रेस में भी देखने को मिला था। कुछ लेटर वहां से आते थे, लेकिन वहां हाईकमान से लड़ाई होती थी और फिर से कांग्रेस जो है कार्यकारिणी का गठन करती थी। तो ये खींचतान क्या बीजेपी में अभी देखने को मिलेगी? वो शुरुआत हो चुकी है।